हेलो फ्रेंड्स। इससे पूर्व हमने जो हमारे राजनीति विज्ञान का सेकंड जो हमारा चैप्टर है और सेकंड जो पार्ट है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, हमने उसमें कुछ संविधान से संबंधित बातों की चर्चा करी थी। उस चर्चा में हमने संविधान का विकास, उसकी प्रस्तावना, उसका निर्माण किस तरह से होता है, ये भी हमने आगे बताया था। तो बच्चों, हम आगे बढ़ते हुए अब हम ये निश्चित करेंगे कि भारतीय संविधान का जब निर्माण 1950 में हो गया था तब उसकी कुछ मूलभूत विशेषताएं क्या रही हैं। इससे पहले हमने पढ़ा 1909, 1919, 1935 का जो अधिनियम है, उस अधिनियम की ही कुछ विशेषताएं हमने भारतीय संविधान में उल्लेखित करी है। संविधान जीवन का वह मार्ग है जिसे राज्य ने अपने लिए चुना है। संपूर्ण राज्य की जो शासन व्यवस्था है वो हमारे संविधान के अनुसार ही चलाई जाती है। ये हम सबको ही पता है क्योंकि हमारे जो नियम हैं वो संविधान के अंतर्गत ही लिखे गए हैं। फिर भी हमारे संविधान की कुछ आवश्यक मूलभूत प्रमुख रूप से विशेषताएं हैं जो मैंने आपको इसमें एक चार्ट के माध्यम से समझाने की कोशिश करी है। और इसमें हम अपने अधिकारों की बात भी करेंगे, मूल कर्तव्यों की बात भी करेंगे, हमारी शासन व्यवस्था की बात भी करेंगे। और इसमें जो पहला महत्वपूर्ण तत्व है वो है कि जो भारतीय संविधान है वो लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित है। प्रभुसत्ता यानी शासन की सर्वोच्च शक्ति जो हमारे संविधान में निहित है, और शासन भी उस सर्वोच्च शक्ति के अंतर्गत चलाया जाता है। और इस संविधान द्वारा अंतिम शक्तियाँ भारतीय जनता को प्रदान की गई है। वो जनता भारतीय जनता है जिनको वैक्स मताधिकार के द्वारा सरकार चुनने का अधिकार है। और संविधान की प्रस्तावना में ये स्पष्ट रूप से कहा गया है, हम भारत के लोग दृढ़ संकल्प होकर अपने संविधान को आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और अर्पित करते हैं। इस प्रकार से जो हमारा भारतीय संविधान की दूसरी विशेषता होती है वो है यह निर्मित है, लिखित है और सर्वाधिक व्यापक संविधान है। दुनिया में जब हम संविधान की चर्चा करते हैं तो भारत में संविधान के निर्माण का एक विशेष समय पर विशेष संविधान सभा के द्वारा किया गया। इसमें 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। इस हिसाब से हम यदि देखें तो अमेरिका के संविधान में केवल 7, कनाडा के संविधान में 147 और ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 ही अनुच्छेद हैं। अब कई बार ये प्रश्न उठता है कि संविधान इतना व्यापक क्यों है। इसके पीछे 2-3 मुख्य कारण थे कि भारतीय संविधान संघात्मक है और संघ और राज्यों के बीच संबंधों का संविधान में बहुत व्यापक रूप में वर्णन किया गया है। और संविधान में मौलिक अधिकार, उनकी परिस्थितियाँ और उनके प्रतिबंधों की व्यवस्था के कारण भी संविधान के आकार में वृद्धि की गई। इस तरह से कई और भी दलीलें इसमें दी गई हैं। हम जब तीसरे पायदान में उतरते हैं तो भारत में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना या इसका उल्लेख संविधान के अंतर्गत किया गया है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न अर्थात आंतरिक या बाहरी दृष्टि से भारत किसी विरोधी सत्ता का अधिकार नहीं है। जब हम लोकतंत्रात्मक राज्य की बात करते हैं तो भारत एक लोकतंत्रात्मक राज्य है, अर्थात भारत में जो शक्ति है, राजसत्ता है, जनता में निहित है, जिसका प्रयोग जनता द्वारा किया जाता है। हम जब इसके आगे बढ़ते हैं तो भारत को समाजवादी राज्य भी घोषित किया गया है। समाजवादी के बाद जो इसका 5वीं विशेषता है वो है धर्मनिरपेक्ष राज्य या पंथ निरपेक्ष राज्य, जो कि भारतीय संविधान की एक बहुत बड़ी विशेषता है। और हम सब जानते हैं कि धार्मिक विभेद ने देश की एकता को आघात पहुंचाया है और नई प्रजातंत्र की सुदृढ़ नींव समस्त प्रजाजनों के विश्वास के आधार पर रखी जा सकती है। इसलिए धर्मनिरपेक्षता का आदर्श किसी धर्म विशेष से जुड़ी हुई धार्मिक शिक्षा का निषेध करता है, नैतिक शिक्षा का निषेध नहीं करता। हम आगे बढ़ते हैं। इसका जो छठा महत्वपूर्ण है विशेषता वो है कठोरता और लचीलेपन का समन्वय। हमने स्कूल में भी ये पढ़ा था, हमारे जीके में भी हम समय समय पर पढ़ते हैं कि भारत का जो संविधान है वह कठोरता लचीलेपन दोनों का समन्वय है। संविधान निर्माताओं द्वारा
एक कठोर संविधान का निर्माण किए जाने पर इस बात को ध्यान में रखा गया है कि तेजी से बदलती हुई परिस्थितियों के कारण भारतीय संविधान में बहुत जल्दी ही किसी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता हो सकती है। इसलिए नवीन राज्यों के निर्माण, वर्तमान राज्यों के पुनर्गठन और भारतीय नागरिकता के अर्थ परिवर्तन आदि कार्य संसद के साधारण बहुमत से किया जा सकता है। जब हम भारतीय संविधान की धाराओं में संशोधित करने की बात करते हैं तो संसद के सभी सदस्यों के बहुमत के अतिरिक्त उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत की भी आवश्यकता होती है। इस तरह से यह कठोर और लचीला दोनों ही प्रकार का है। नेक्स्ट है संसदात्मक शासन व्यवस्था। इसमें व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के पारस्परिक संबंध की दृष्टि से 2 प्रकार की शासन व्यवस्था की गई है। ये भी एक भारतीय संविधान की बहुत बड़ी विशेषता है कि हमारे यहाँ पे संसद को सर्वोपरि माना है। हालांकि संविधान उससे सर्वोपरि है, लेकिन संसद जब किसी कानूनों का निर्माण करती है तो वो कानून सर्वव्यापक रूप से सभी राज्यों में लागू किए जाते हैं। ये आप और हम सभी जानते हैं और नए कानूनों की चर्चा हमें समय समय पे मीडिया, पेपर, प्रेस के द्वारा हमें मालूम चल जाती है। अब जो ये संसदात्मक शासन व्यवस्था है, इसको क्यों अपनाया गया? इसके पीछे केवल एक कारण है कि संसदात्मक शासन प्रणाली की क्रियान्विति सरल होती है और भारत के लोग ब्रिटिश शासन के अंतर्गत संसदात्मक शासन प्रणाली के सिद्धांत और व्यवहार का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त कर चुके थे और ये किस प्रकार से चलाया जाता है इसको भी इम्प्लीमेंट हमारे यहाँ पे किया गया था। एक जो बहुत बड़ी विशेषता है भारतीय संविधान की, वो है एकात्मक लक्षणों सहित संघात्मक शासन। एक बहुत बड़ी विशेषता है। एकात्मक होते हुए भी भारतीय संविधान है वो संघात्मक शासन व्यवस्था है, अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा और भारत में संघात्मक शासन की स्थापना की गई है और इसमें सभी लक्षण विद्यमान हैं। संविधान ने शासन शक्ति एक स्थान पर केंद्रित न करके केंद्र और राज्य सरकारों में विभाजित कर दी गई है। संविधान लिखित है, बहुत अधिक सीमा तक कठोर भी है और इससे सर्वोच्च स्थिति प्राप्त भी है। भारतीय संविधानों में जब हम एकात्म लक्षणों की बात करेंगे तो जो अधिक से अधिक अर्ध संघीय है, यह एक ऐसे एकात्मक राज्य की स्थापना करता है जिसमें कई संघीय विशेषताएं हैं, ना कि एक ऐसा संघात्मक राज्य जिसमें कतिपय एकात्मक विशेषताएं हों। इसलिए एकात्मक या अधिक से अधिक अर्ध संघात्मक इसे कहा जा सकता है। 9वीं जो इसकी विशेषता है वो है संसदीय प्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। ये एक बहुत बड़ी विशेषता है कि भारतीय संविधान में इंग्लैंड की संसदीय प्रभुसत्ता और संयुक्त राज्य अमेरिका की न्यायिक सर्वोच्चता के मध्यम मार्ग का अनुसरण किया गया है। आगे बढ़ते हुए हमारे यहाँ पे मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्यों की भी चर्चा संविधान में की गई है जो कि नागरिकों को प्राप्त है और इसी के साथ ही राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी है। इसका भी हम नेक्स्ट चैप्टर में व्यापक रूप से इसका अध्ययन करेंगे और मूल अधिकारों का भी हम अध्ययन अभी फिलहाल कर रहे हैं। भारतीय संविधान द्वारा जो प्रदत्त अधिकार के संबंध में विशेष बात यह है कि संविधान द्वारा अधिकार प्रदान किए जाने के साथ साथ इन अधिकारों में किन परिस्थितियों में और किस प्रकार के प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, इसकी भी चर्चा अलग से की गई है। हमारे यहाँ पे एक स्वतंत्र न्यायपालिका और अन्य स्वतंत्र अभिकरण भी गए हैं और एक सर्वोच्च न्यायालय होगा और संपूर्ण राज्यों में उच्च न्यायालय की व्यवस्था भी की गई है। इसके साथ ही पूरे भारतीय जनता को एक ही नागरिकता प्राप्त है। कहीं कहीं पर दोहरी नागरिकता है, लेकिन हमारे यहाँ पर एक ही नागरिकता को प्रदान की गई है। इस प्रकार से भारतीय संविधान की कुछ मूलभूत विशेषताएं हैं जिसका उल्लेख मैंने संक्षिप्त रूप से आपको बतलाने की चेष्टा की है और मुझे उम्मीद है बच्चों आपको ये सारा समझ में आ गया होगा। और हम आगे जब हम इसकी चर्चा करेंगे तो संविधान में संशोधन की भी चर्चा है, एक अलग से इसका नया चैप्टर हम बताने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है आपको हमारे मौलिक अधिकार, उनकी रक्षा करना और हमारे संविधान में वर्णित किस प्रकार से इस संविधान की विशेषताओं को बताया गया है, इन सब की हमने चर्चा करी है। इन सारे पॉइंट्स को जब हम एक एक करके आगे लेंगे तो वो एक चैप्टर के रूप में निर्धारित किया जाएगा।